गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने बोर एटॉमिक मॉडल के बेस पर हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट के लिए रेडियस का फॉर्मूला डेराइव किया था और nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला डेराइव किया है। इट मीन्स आर एन एंड वी एन का फॉर्मूला हम डेराइव कर चुके हैं। आर एन क्या बताया हमने, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। वी एन क्या है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। क्लियर बात। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड हम किसको कहेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड बोलते हैं। अब nth ऑर्बिट में हम रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड बता के चल रहे हैं टी एन से। टी टाइम पीरियड के लिए नोटेशन होता है, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में एन का मीनिंग हुआ nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन के लिए रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड। क्लियर बात। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को हम न्यू एन और एफ एन और एन से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करके चल रहा हूँ। अब nth ऑर्बिट की बात हम करेंगे तो न्यू के नीचे एन लगा देंगे, न्यू एन से हम डिनोट करके चलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को। किसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। क्लियर बात। रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, उसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। रोटेशन पर सेकंड, आरपीएस, आरपीएस रोटेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने रोटेशन उसने कंप्लीट किए हैं, वही है nth ऑर्बिट में उसकी फ्रीक्वेंसी। और टी एन क्या है, टी एन है कि nth ऑर्बिट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगा है, वो है टी एन। क्लियर है बात। अब देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लगा है, वो टाइम निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज में लेंगे वो क्या लेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल स्पीड इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं nth ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड बता रहा हूँ। nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन के लिए रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कौन सी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में। तो देखिए अज्यूम कीजिए उसने यहाँ से रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया, शुरू किया, स्टार्ट किया, और यहाँ से रिवॉल्यूशन करते हुए वापस जब यहाँ आ जाएगा तो उसी को तो हम 1 रिवॉल्यूशन बोलेंगे। हम बोलेंगे कि इसने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, इस सर्किल की, इस ऑर्बिट की जो सर्कमफ्रेंस होगी उसके इक्वल। तो हमने यहाँ यही लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट डिवाइड बाय स्पीड आएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम आता है। मैथ सब में बोलती है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम अपॉन वेलोसिटी। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। तो स्पीड कौन सी, ऑर्बिटल स्पीड, क्योंकि वी एन स्पीड से ही तो वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा वी एन ऑर्बिटल स्पीड, ऊपर आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस हम कितनी बता के चलेंगे, 2πrn, क्योंकि nth ऑर्बिट की रेडियस rn है। वैसे सर्कमफ्रेंस हम किसी सर्किल की 2πr बता के चलते हैं, लेकिन nth ऑर्बिट की बात चल रही है तो 2πrn। क्लियर बात। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन वी, लेकिन nth ऑर्बिट की बात चल रही है तो एन आपको और लगाना होगा। क्लियर बात। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। क्लियर है, बेसिक फॉर्मूला है मैथ्स का। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। तो 2πrn अपॉन वी एन। अब 2πrn में rn आया है और डिनोमिनेटर में वी एन है, तो मुझे nth ऑर्बिट की रेडियस चाहिए, मुझे nth ऑर्बिट की वेलोसिटी चाहिए। अब ये आपको डायरेक्ट याद नहीं रहेगी, तो आपको डायरेक्ट याद नहीं रहेगी तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड बताई थी। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट से हमने लिखी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर बात। और सेकंड क्या बताई थी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन से हमने ये बताई थी बोर
के सेकंड पोस्टुलेट से हमने ये इक्वेशन बताई थी। तो ये दोनों इक्वेशंस जो है वो बेसिक इक्वेशंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों इक्वेशन से आप आर एन का डेरिवेशन भी कर सकते हैं, वी एन का डेरिवेशन भी कर सकते हैं और टाइम पीरियड का डेरिवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड में आर एन चाहिए, वी एन चाहिए। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रहेंगे नहीं, मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हम इन दोनों को देख चुके हैं, तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं ये। लेकिन आपको ये पता नहीं रहेंगे तो आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखनी है, फिर इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके उसमें इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आपको आर एन मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देंगे तो आपको वी एन मिल जाएगा, जो कि हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में देखा भी है वो पूरा प्रोसेस। क्लियर है बात? तो आपको आर एन निकालना होगा, वी एन निकालना होगा। भले ही आप इनको रफ में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो आर एन वी एन के लिए नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड के लिए है। तो हमें आर एन चाहिए, वी एन चाहिए। तो आर एन वी एन को आप यहाँ दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो रफ में निकालिए आर एन वी एन। कैसे निकालिए मैंने बताया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से निकालिए। एक बार इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर करिए, उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिवाइड करिए, वहाँ से आपको आर एन मिल जाएगा। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डायरेक्ट आप डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का, तो आपको वी एन मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो आप रफ में कर सकते हैं, और रफ में करके फिर आर एन वी एन का यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। क्लियर है प्रोसेस? ये मैंने कहाँ से लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 2 वीडियो लेक्चर से लिखे हैं। देखिए रेडियस वाला जो टॉपिक पढ़ा था पिछले से पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें हमने आर एन का यही फॉर्मूला बता रखा है, देख सकते हैं आप नीचे पेज पर। आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम स्क्वायर। तो इसी को मैंने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप, एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। क्लियर बात? तो ये तो मैंने कौन से वीडियो लेक्चर से लिखा है, ये जो आर एन के लिए हमने वीडियो लेक्चर देखा था, पिछले से पिछला जो वीडियो लेक्चर था वहाँ से मैंने लिखा है। ये वी एन वाला जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर से लिखा है, देख सकते हैं आप। देखिए नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए जेड अपॉन एन 2 पाई के जेड के ई स्क्वायर अपॉन एच। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई के जेड ई स्क्वायर। तो यही लिखा है, देख लीजिए आप, ये लिखा देखिए 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, तो अपॉन एन एच। क्लियर है बात? तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको डायरेक्ट तो ये याद रहेंगे नहीं रहेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स वाली, इक्वेशन नंबर सेकंड पता होनी चाहिए एंगुलर मोमेंटम वाली। कहाँ से? बोर के जो अपने पोस्टुलेट देखे थे, फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट, वहाँ से। फिर उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके पहले आप आर एन निकालिए, फिर वी एन निकालिए, फिर आर एन वी एन के वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ऐसा ही मैंने किया है, देखिए आर एन के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पर, वी एन के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पर। ये मैंने क्या किया है यहाँ देखिए 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच को क्या किया है, के प्लेस पे, के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया है। के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया है। तो के प्लेस पे जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो वहाँ कुछ कैंसिल आउट होंगे और ये मिलेगा फाइनली आपको, देख सकते हैं आप। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये वाला रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में था, तो फिर इसको के की फॉर्म में नहीं लेना है, मैं इसको भी हमें एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में ही लेना होगा। तो के प्लेस पे मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करना पड़ा। क्लियर बात? अगर ये के की फॉर्म में होता तो फिर इसको भी ये के की फॉर्म में होता तो फिर इसको हम ऐसा ही रख सकते थे, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में है इसलिए इसको भी एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लेना पड़ा। एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लेने के लिए मैंने के की प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करा, जो यहाँ दिखाया नहीं है, और फिर मैंने उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करने के बाद जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करा के फिर फाइनली ये लिखा है। क्लियर बात? तो देखिए आर एन का वैल्यू ये, वी एन का वैल्यू ये पुट कर दिया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 पाई एज इट इज, ये एज इट इज,
और ये डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट NH अपॉन ZE²। क्लियर है बात। अब इनमें आप देख लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। जो चेंज होने वाली टर्म्स है उनको मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको ब्रैकेट के अंदर ले लिया है। देखिए 2 × 2 4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ये n² है, या n है तो n³, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² आ गया पूरा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देखिए पाई तो कैंसिल हो ही गया था, m है m आ ही गया, z × z Z², E² × E² E⁴। क्लियर बात। पाई कैंसिल आउट हो ही गया था, तो ये डिनोमिनेटर आ गया। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया, फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, Tn के लिए। Tn के लिए टाइम पीरियड, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन के लिए रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड। इट मीन्स nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करने वाले इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट टर्म्स है इनके वैल्यू पुट कर दीजिए। ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, H का वैल्यू, H प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिनको हम पहले से जानते ही हैं, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट करिए, पुट करके सोल्व करिए। वो सोल्व हमें करना नहीं होता है, हमें केवल वैल्यू पुट करके दिखा देने होते हैं, सोल्व नहीं करना होता है। रफ में भी सोल्व नहीं करना होता है, हमें इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि इनको जब हम सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू हमें मिलता है 1.51 × 10⁻⁶ -6 यूनिट क्या, टाइम पीरियड है तो सेकंड बताया हमने। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू जो हमने पुट किए हैं वो SI सिस्टम में पुट किए हैं, तो हमें टी का जो वैल्यू मिलेगा वो भी SI सिस्टम में ही मिलेगा। तो टी का टाइम पीरियड का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड में ही हम बताएंगे। क्लियर बात। ये चल ही रहा था n³ अपॉन Z², इसको सोल्व करने से ही मिल गया। तो ये फॉर्मूला मिल गया फाइनली हमें किसके लिए, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड के लिए। अब इतना हम जानते हैं क्लास 11 से कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। वैसे होती क्या है फ्रिक्वेंसी मैंने बता दिया है। 1 सेकेंड में ये कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर बात। 1/Tn। तो Tn का फॉर्मूला ये था 1/Tn। Tn के प्लेस पे ये पुट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो ये ऊपर चला जाएगा Z² Me4 अपॉन n³ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H³। क्लियर बात। ये फ्रिक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया। यहाँ कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू पुट कीजिए और इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.57 × 10⁻⁵। यहाँ -6 था, यहाँ 5 मिला है पॉजिटिव में, +5 RPS रोटेशन पर सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड में इतने रोटेशन कंप्लीट कर लेगा nth ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हो गई है। क्लियर बात। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक क्या था, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, RN एंड VN की ज़रूरत पड़ी। RN एंड VN कहाँ से लाएंगे हम, डायरेक्ट तो हमें याद रहेंगे नहीं है ये, हालांकि मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं पिछले वीडियो लेक्चर से, लेकिन आपको ये डायरेक्ट लिखने नहीं है। आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पिछले वीडियो लेक्चर से मैं बात कर रहा हूँ, पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताई थी, इक्वेशन नंबर सेकंड बताई थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेंटीमीटर फोर्स के लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन के लिए, वो दोनों इक्वेशंस जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ के चल रहे हैं डेरिवेशन वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल का मैथमेटिकल एनालिसिस जो हम पढ़ के चल रहे हैं उसमें वो दोनों इक्वेशंस बेसिक इक्वेशंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। उनसे आप कोई सा भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर कोई फार्मूला आपको नहीं याद है डायरेक्ट, जैसे रेडियस का फार्मूला आपको डायरेक्ट याद नहीं है, वेलोसिटी का फार्मूला आपको डायरेक्ट याद नहीं है, तो उन दोनों इक्वेशन से आप पहले रब में RN एंड VN के फॉर्मूले निकालिए और फिर वो यहाँ पुट कर दीजिए। क्लियर है बात। वैसे भी आपको ये तो याद रहने वाले हैं नहीं, और ये हमें याद करने भी नहीं होते हैं वैसे, ना ये याद करना होता है, ना ये याद करना होता है, ना ये याद करना होता है। हमें ये लर्न करने होते हैं, यही लर्न करने होते हैं।
क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल पूछता है उसमें इनके वैल्यू पूछता है। हमें दे देता है कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए, जैसे फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम की फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कितना होगा, उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन की बात की है तो Z के प्लेस पे 1, फोर्थ ऑर्बिट की बात की है तो N के प्लेस पे 4। क्लियर बात। और ये कांस्टेंट वैल्यू है ही तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। क्लियर बात। अगर आपको ये याद नहीं है, आपको ये याद है तो पहले आपको इसको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर भी हो सकता है आप सोल्व करके इस वैल्यू तक नहीं पहुंच पाए, मिस्टेक कहीं ना कहीं कर ही देंगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन में। क्लियर है। तो डायरेक्ट आपको यही लर्न रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की बात करेंगे। अब तक हमने क्या देखा है, अब तक हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस देखी है Rn देखी है, nth ऑर्बिट में उसकी ऑर्बिटल स्पीड Vn देखी है, nth ऑर्बिट में उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा Tn देखा है, और 1 सेकंड में 1 सेकंड में वो nth ऑर्बिट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी ν देखी है। क्लियर बात। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की बात करेंगे। थैंक यू।